नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है, अगर आप एक एवरेज इंडियन हैं तो आप हर साल लगभग 40 से 50 हजार लॉस कर रहे हो, और अगर आप टॉप 1%, टॉप 2% में आते हो तो आप लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का नुकसान कर रहे हो, बिना घर पे बैठे बैठे, बिना इन्वेस्ट किए। आई थिंक बहुत ही बेसिक सा एक फंडा है जिसके कारण ज्यादातर लोग जो होते हैं, स्पेशली जो कॉलेज से जस्ट बाहर निकले हैं, उनको पता नहीं है, और जो उतने एजुकेटेड नहीं है, राइट, वो लगभग हर साल 40 से 50 हजार का नुकसान कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें नहीं पता है। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कैसे घर पे बैठे बैठे पैसे लूज कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि हम इंडिया में हैं और हमें जो भी पैसे मिलते हैं वो रुपए में मिलते हैं, इंडियन रुपीज में मिलते हैं, राइट। और तो पहले हम एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देखते हैं कि ओवर द लास्ट 12 साल 13 साल का जो पीरियड है, इसमें क्या हुआ है, और फिर मैं बताता हूँ कि क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो देरी नहीं करते, क्विकली घुसते हैं अंदर। काफी रिसर्च करा है मैंने, दोस्तों से भी डिस्कस किया था, मेरे को लगता है काफी वैल्यू ऐड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑलराइट, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना, एंड देन हम डिस्कशन के अंदर जाएंगे एंड मैं आपको शो करूंगा कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, सो दैट, राइट। तो मैंने ये एनालिसिस लास्ट 13 साल 14 साल के अराउंड की है, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पिछले बार 2008-9 के अराउंड। तो ये इसलिए पिक किया क्योंकि अभी हम एकदम ही सिमिलर रोड्स पे हैं, जैसे कि लोग, जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, बैंकिंग फर्म्स हैं, सब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं या प्रोबेबल बता रहे हैं कि एक रिसेशन आएगा। तो इसलिए मैंने ये टाइम फ्रेम भी पिक किया, राइट। तो बेसिक सी बात है, उस समय INR और USD इज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है, उसका रेशियो 39 रुपीज का था। एक USD 39 रुपए के बराबर होता था, ठीक है। और आज के टाइम पे एक USD लगभग 78.9 के भाव का है, राइट। तो मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मेरे पास उस समय 1 लाख रुपए होते, ये वाला रो जो मैंने हाईलाइट किया, ये आपको दिख रहा होगा, उस समय अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते और मैं 4-5 डिफरेंट चीजें करता, तो रिजल्ट क्या आता, राइट। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि 1 लाख रुपए रखे रह गए, फिर क्या हुआ। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 1 लाख रुपए अपने बैंक में डाल दिए, सेविंग अकाउंट में 4-5% मिल रहा है, उससे क्या होगा। तीसरा है पॉइंट ऑफ व्यू कि 1 लाख रुपए आपने ETFs में डाल दिए। ETFs अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके थोड़ा समझिएगा, बट ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और बेसिक ETFs जो सबसे इंपॉर्टेंट ETFs होंगे हमारे लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो निफ्टी के ETFs होंगे और सेंसेक्स के ETFs होंगे। तो ग्लोबली जो वन ऑफ द फेमस आपके इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में तो पता है, मतलब इन्वेस्टमेंट एरिया के लेजेंड कहोगे आप उसको, क्या नाम है उसका, वॉरेन बफेट, राइट, और चार्ली मंगर, ये लोग काफी रेकमेंड करते हैं कि आपको ETF जैसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन हर दिन जाके आप रिसर्च करो और ढूंढो। अगर आप जॉब वाले पर्सन हो तो ETF इज लाइक द इजीएस्ट थिंग, सबसे इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बारे में अभी बात करेंगे तो एक नया वीडियो बन जाएगा, बट जनरल है, राइट, कि तीसरा स्ट्रैटेजी हो सकता था कि मैंने 1 लाख रुपए लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 साल 2 साल हम निफ्टी में डालें और सेंसेक्स में डालें तो कैसा रिजल्ट आता है। मैंने चौथा स्ट्रैटेजी भी सोचा कि चौथा वे क्या हो सकता है कि अगर आपने उस चीज को किसी और मार्केट में लगाया, फॉर एग्जाम्पल US का मार्केट है, डाउ जोन्स में लगा दिया आपने, डाउ जोन्स के इंडेक्स में लगा दिया अगेन, तो एक वे वो है। और पांचवा मॉडल है कि आप थोड़ा रिसर्च करते हो, आप जैसे मैं कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है कि टेक स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट थे लास्ट 10 साल में और आगे भी रहेंगे। तो उस लॉजिक से मैंने सोचा कि क्यों नहीं NASDAQ 100 के बारे में भी देखा जाए। तो मैंने ये सारी चीजें कर रखी हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या रिजल्ट आया। फॉर एग्जाम्पल इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या है। होपफुली आपको डेटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप बाद में भी चेक कर सकते हो। ओके, तो बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली लेट्स से कि एक मॉडल था जहाँ पे आपने सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है। मैं ये नोट्स को
नीचे कर देता हूँ ताकि, हाँ, तो लेट्स से आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, लेट्स अज्यूम कि 6% का इंटरेस्ट दे रही है बैंक, राइट? तो 6% के इंटरेस्ट से आपके पास आज, अगर आपने 2009 में किया होता, इस टाइम में एक ही बार में कर दिया होता इतना पैसा जमा, तो आपको आज के टाइम पे 2,13,000 रुपए मिलते। बट एक चीज होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करती है कि चीजों के रेट कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहती है। तो लेट्स अज्यूम कि इन्फ्लेशन 7% था पूरे इंडिया में, तो आप जो 1,00,000 रुपए में सामान खरीद पाते 2009 में, उससे उतना ही सामान आप 2,40,000 रुपए से खरीद पाते, राइट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का सामान 2009 में होता, लेट्स से आपने 1,00,000 रुपए का सिर्फ आटा खरीद लिया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो उतना ही आटा खरीदने में अभी 2,40,000 रुपए लगेंगे। ये एक जेनेरिक टर्म होता है इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये होता है कि ऑन एवरेज चीजों के दाम 7% 8% से बढ़े हैं। अगर ये 7% है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज 7% से बढ़ी होगी, बट ओवरऑल चीजें 7% से बढ़ी होंगी, ठीक है? तो कोई चीज हो सकता है ज्यादा बढ़ी हो, कोई चीज हो सकता है कम बढ़ी हो, जनरली चीजें दाम बढ़ती है, राइट? बट ये एक एनालिसिस इसलिए है कि आपको ये समझ में आए कि आपने एक्चुअली अगर बैंक में रखा है और बैंक इन्फ्लेशन से कम दाम में आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो आपने इफेक्टिवली पैसे लूज किए, राइट? यहाँ पे देखो, अगर रेशियो बेसिकली 88 का आ रहा है, 0.88 का आ रहा है, मतलब 12% जैसे पैसे आपने लूज कर दिए। आपने कुछ बनाया नहीं है सेविंग अकाउंट में रख के। सबसे पहली बार जब मैं ग्रेजुएट किया तो मैं आरडी करता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, टाइम भी नहीं था रिसर्च करने का, बट इफेक्टिवली आप पैसे लूज कर रहे हो इन सब चीजों में काम करके। क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये एजुकेशन के लिए, राइट? अगर आप बेसिक सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो पैसे या फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो, मोस्ट लाइकली अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आप पैसे लूज कर रहे हो, ठीक है? ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने निफ्टी में लगाया होता तो क्या होता, राइट? ये दूसरा सिनेरियो हो गया, अज्यूम करते हैं निफ्टी में लगाया होता, तो निफ्टी का मैंने उस समय का प्राइस ले लिया। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो उस समय मार्केट क्या होता है, क्रैश करता है, तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप नीचे में, मार्केट नीचे आए हुए आप वहां पे खरीद लो, ठीक है? तो मैंने अज्यूम किया कि चलो आपने सबसे बॉटम पे खरीद लिया, तो उस समय का प्राइस था 2,246 रुपए, 46 का हिंदी नहीं आता मुझे, बट 2,246 रुपए का एक निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस था। अब डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, जैसे अगर आप काइट में लॉग इन करोगे तो उसका इंडेक्सेस का प्राइस डिफरेंट होगा। जैसे निफ्टी 20 का प्राइस शायद आज 150-160 के अराउंड है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपने अपने इंडेक्स फंड के टिकर चलाती हैं। यहाँ पे से आपको ये समझ में आ जाएगी परसेंटेज रिटर्न क्या था, बाकी आप काइट वगैरह पे जाके सेम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो निफ्टी उस समय 2,246 की थी और आज का प्राइस इसका 15,752 का है। इफेक्टिवली अगर आपने 1,00,000 रुपए लिए होते तो आपको 44.5 यूनिट ऑफ निफ्टी मिलता। ये एक्चुअली नहीं होगा, जब आप जाओगे तो जो मैंने समझाया पहले, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ और इंडेक्स फंड खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट होगा, बट इफेक्टिवली ऐसे ही काम चलेगा। तो आपको 44.52 मिल जाते यूनिट्स। अब उस 44.52 का करंट प्राइस 15,700 है, तो उसके हिसाब से एक्चुअल वैल्यू क्या आता, वो आता 7,01,000 रुपए, नहीं 7,01,335 रुपए, ये जो मैंने कॉलम हाईलाइट कर रखा है। तो इफेक्टिवली आपने 7,01,333 बना लिए। बट अगर इसको बेसिक चीज से कंपेयर किया जाए, इन्फ्लेशन वाले पॉइंट को माइंड में रख के काम किया जाए, तो आपने लगभग 2.9 टाइम्स, लगभग 3 गुना अपना पैसा कर लिया है। यही चीज आप सेंसेक्स के ETF फंड्स में लगाते तो आपको लगभग 12.9, लगभग 13 यूनिट्स मिलते। आज का प्राइस सेंसेक्स का 52,907 है, तो ये लगभग 6.8 टाइम्स होता। बट अगर इन्फ्लेशन को अगेन थोड़ा सा अपने एनालिसिस में फिट कर लिया जाए, तो ये भी अराउंड 2.85 जैसा हो जाता है, मतलब क्लोज टू 3। अगर आपने यही चीज यूएस के मार्केट्स में की होती, डाउ जोन्स एक वहां का इंडस्ट्रियल एवरेज होता है, अगर आपने उसका ETF लिया होता तो यही चीज 4x देती रिटर्न। और अगर आपने नैस्डैक 100 में डाला होता, इसको 100 कर देता हूँ क्योंकि ये नैस्डैक 100 है। नैस्डैक 100 बेसिकली यूएस के टॉप 100 टेक स्टॉक्स होते हैं, उसको काउंट करती है, ठीक है? तो नैस्डैक 100 में अगर आपने किया होता तो आपके पास आज 9.5 टाइम्स होता, और एक्चुअल टर्म्स पे देखा जाए तो
तो 22,84,000 रुपीज होते हैं, 84,000। 22 लाख, जो आपने 1 लाख डाला था वो 22,84,000 होता। जो आपने 1 लाख निफ्टी में डाला होता तो वो 7 लाख हो जाता। अगर सेंसेक्स में डाला होता तो 6,90,000 के आसपास होता। डाउ जोन्स में डाला होता तो 9,70,000 के आसपास होता। और नैस्डैक में डाला होता तो 22,84,000 होता। अब ये ETFs हैं, ये ऐसी चीजें नहीं है कि ये कोई स्टॉक है, राइट। ETFs बेसिकली आपके कंट्री के मोस्ट लाइकली, ये जो इंडेक्सेस जो मैंने यहाँ पे टॉप 4 लिख रखे हैं, मोस्ट लाइकली क्या होता है कि जो ETFs होते हैं वो टॉप कंपनीज को जोड़ के बनते हैं। तो निफ्टी में आपकी रिलायंस, टाटा, इस टाइप की कंपनीज आएंगी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है फेल होना। अगर इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज फेल हो रही है, मतलब आपकी कंट्री की हालत बहुत ही बुरी है। इसका मतलब है कि छोटे स्टॉक्स तो बहुत ही बुरे हाल में होंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे चार्ली मंगर और आपके वॉरेन बफेट टिपिकली रेकमेंड करते हैं कि आपको अगर डेली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डेली रिसर्च नहीं करना है, सुबह उठ के आपको स्टॉक मार्केट पर नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ पाते हो, तो ETF सबसे सेफेस्ट बेट्स होते हैं। तो इसलिए मैंने ये चूज किया था कि आप जनरल इंसान जाके ETF खरीद सकता है और चैन से सो सकता है, ठीक है। तो ये दिखाना चाह रहा था मैं कि बेसिकली अगर आपको करना क्या चाहिए, राइट, इस मामले में करना क्या चाहिए। पहला तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप देखो तो यहाँ पे चलते हैं, राइट। INR का वैल्यू उस समय 39 था फाइनेंशियल क्राइसिस के समय, राइट, और आज INR का वैल्यू लगभग 78 है। तो अगर आपने सिर्फ USD में ही पैसे रख लिए होते तभी भी आपके पैसे 1 लाख से 2 लाख हो जाते। ये देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, राइट। लेट्स से आपने 100 USD लगभग उस समय के कितने हो जाएंगे, 3,900 रुपए। 3,900 रुपए को कन्वर्ट करके आपने USD बना लिया होता तो आज आपके पास 7,800 रुपए होते। ऐसे सोचो, क्योंकि एक USD का कन्वर्जन INR। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि US डॉलर जो है ये ग्लोबल करेंसी है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी बोलना चाहिए इनफैक्ट। तो ग्लोबल रिजर्व, अब यहाँ पे ना मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, बात करते हैं। तो ये इम्पैक्ट क्यों आता है? ये इम्पैक्ट इसलिए आता है क्योंकि US डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता है। जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी होती है उसी को यूज करके ग्लोबल कंट्रीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो होती हैं, वो ट्रेड करती हैं। तो जनरली इस जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी होती है उसमें इम्पैक्ट बहुत कम आता है इन्फ्लेशन का, और जो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी नहीं है उस पर इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो US डॉलर पे इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे है, तो INR पे जो इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पे रहेगा, राइट। क्योंकि इसको 150 से 200 कंट्रीज हर दिन यूज कर रही है, INR को बस हम यूज कर रहे हैं या हमारे कुछ एलाइज यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये एक रीजन होता है। तो इसलिए बेटर स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अपने पैसे आप रिजर्व करेंसी में रखो, राइट। अब रिजर्व करेंसी से इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि लोग आजकल बिटकॉइन का भी नैरेटिव ऐसे ही चल रहा है कि गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड के तरीके से यूज किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, बहुत कम है, लेकिन है, राइट। तो आप वो भी सोच सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे। दूसरा टेक अवे जो है वो ये है कि आपको ETF की तरफ जाना चाहिए। आपको ये हर दिन जाके ढूंढना नहीं है कि बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करूं, कि भारतीय एयरटेल में करूं, कि रिलायंस में करूं। काइट खोलो और ETF में इन्वेस्ट करो और फिर अपना काम करो। भूल जाओ, SIP करो, लॉन्ग टर्म 3 साल का। VC फंड्स टिपिकली मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ कि VC फंड्स के जैसा इन्वेस्ट करो। VC फंड्स क्या करते हैं, अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर से पैसा लाते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो हुआ बेसिकली जो भी उनको लोन दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, उनसे पैसा लेते हैं और 3 साल के टाइम फ्रेम में खर्च करते हैं, राइट। तो 3 साल 4 साल के टाइम फ्रेम में धीरे धीरे SIP लगा के आप पैसा लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि बिकॉज आप ETF में लगा रहे हो तो वो ऑलरेडी ब्लू चिप है। ब्लू चिप है का मतलब है कि वो कंपनी बड़ी है, वो ऐसा नहीं कल को भाग जाएगी। ये दूसरा ही पॉइंट है, राइट। और तीसरा पॉइंट अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हो सकता है कि आप इसको ओवर अ लॉन्गर टाइम करो। इसको ऐसा नहीं कि आज कर दिया, राइट। अब मैंने 2009 का एग्जांपल लिया था जब मार्केट क्रैश कर रहा था, राइट। बट आप इसको अगर 2007 में इन्वेस्ट करना शुरू करते तो आपको लगता है 2-3 साल के लिए आपको ये लगता है कि भैया पैसे तो डूब गए। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि 3 साल, अगर आप 3 साल के टाइम फ्रेम से करते तो 2008 में शुरू करते, 2009 में भी कर रहे होते जब मार्केट बॉटम पे था, 10 में भी कर रहे होते, तो आपका प्राइस एवरेज कर गया होता, राइट। जनरली ये साइकिल रिसेशनरी पीरियड जो होता है 1 से 2 साल का रहेगा जब बॉटम करेगा। इसलिए आप उससे ज्यादा टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करो, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है।
तो यही था आई थिंक आज का वीडियो। मैं यही बताना चाह रहा था कि पहला तो ये था पॉइंट कि रिजर्व करेंसी मेरे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा यूएसडी में अगर पैसे रख सकते हो, क्रिप्टो जो कि एक अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पैसे यूएसडी में रख रखे हैं। यूएसडी रिजर्व करेंसी में रखो, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करो और फिर ब्लू चिप ईटीएफ्स में डालो। ईटीएफ्स में डालना इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर ये आपको इस ईटीएफ्स के बारे में और पढ़ना है तो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर के इनके इंटरव्यूज भी पढ़े हुए हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एसेंशियली आप एक कंट्री पे बेट कर रहे हो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, रादर देन एक कंपनी में इन्वेस्ट करना। आप पूरे देश पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उस तरीके से देख सकते हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। तो इतना ही रखते हैं छोटा सा आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।